हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले रीजन है करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जून मंथ का है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आज हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी की जो टॉपिक्स है उसको देखने वाले हैं। यानी कि कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 जो पैंडेमिक था उसके टाइम पे पुलिस की क्या प्रिपेयर्डनेस थी उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। लोन वॉल्फ अटैक है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही कोविड-19 से रिलेटेड हम लोग काफ़ी टॉपिक ऑलरेडी देखे हैं कि इसमें हेल्थ एस्पेक्ट कैसा था, विमेन के पर्सपेक्टिव में देखे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में देखे। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो पुलिस प्रिपेयर्डनेस में देखेंगे कि पुलिस को किस तरीके से प्रॉब्लम हुई और उनकी तैयारी कैसी थी, और आगे आने वाले दिनों में वो किस तरीके का यहाँ पे तैयारी लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट कभी भी हमारे कंट्रीज़ में अगर इस तरीके की पैंडेमिक आती है तो उस समय किस तरीके का इनका रवैया रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेसन के साथ। बात करते हैं हम लोग पुलिस प्रिपेयर्डनेस की, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में था। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हेल्थ क्राइसिस देखने को मिला था कोविड-19 के कारण, और नेशन वाइड जो है लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई, यानी कि सारे लोग को जो है आर्थिक तंगी हो गई थी, जिसके कारण एक यूनिक लॉ और ऑर्डर जो है चैलेंज निकल कर आया। आप लोगों को देखने को मिला होगा कि 24-24 घंटे जो है पुलिस वाले रोड पे खड़े थे किसी तरीके से। जो भी आपका लॉकडाउन का सिचुएशन है, कहीं कहीं कर्फ्यू लग गया था, सुपर कर्फ्यू लग गया था, तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो है ना पुलिस वाले बहुत ज़्यादा काम किए थे। इनको फ्रंट लाइन रिस्पॉन्डर कहा जा रहा था। और कई जगह तो आप लोग ये भी देखे होंगे कि जितने भी पुलिस वाले थे उनको कई बार जो है फूलों से सम्मानित किया जा रहा था। उनको जो है कई बार जो है उनके लिए क्लैपिंग हो रही थी। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इवन इंडियन आर्मी के द्वारा भी जो है उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उनको प्रेज़ करने के लिए था कि वो इतना ज़्यादा काम किए हैं। हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, चाहे वो आपके पुलिस वाले हो, ये सारे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो पुलिस के अगर यहाँ पे हम लोग रोल देखें तो काफ़ी चेंज हुआ था इस पैंडेमिक को लेकर। जनरली पुलिस जो है वो आपको स्टेट एंटिटीज़ में देखने को मिलता है, और जो भी पावर वो इंजॉय करते हैं वो पर्सनल सिक्योरिटी और कम्युनिटी सिक्योरिटी को लेकर करते हैं। लेकिन ये जो पैंडेमिक है, इनके साथ क्या हुआ कि जो पुलिस की ज़रूरत थी वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये स्ट्रेंथन भी हो चुका था, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन सिक्योरिटी के आस्पेक्ट भी देखे, जैसे दूसरे एस्पेक्ट भी देखें तो ह्यूमन सिक्योरिटी का, साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है। मोस्ट स्पेसिफिकली आप देखोगे तो कुछ की एरियाज़ है जिसमें कि पुलिस जो है वो रोल कर रहे थे, वो भी इस समय पैंडेमिक में। तो देखते हैं कि क्या क्या जगह है जहाँ पे जो है वो लोग इस तरीके से काम कर रहे थे। तो उनका मेन काम तो यही है। इस पैंडेमिक में आप लोग देखोगे कि काफ़ी जो है ना रोल और जो ड्यूटीज़ है, चाहे वो फ्रंट लाइनर जितने भी हो, उन सब की यहाँ पे रोल्स और ड्यूटीज़ बहुत हद तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो फर्स्ट देखेंगे कि मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट को लेकर। तो सबसे पहला है कि जो टेम्परेरी आपका क्वारंटीन प्रोवाइड किया गया था, साथ ही साथ जो है होम क्वारंटीन को इन्फोर्स करने के लिए कहा गया था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। जैसे कि आप लोग देखोगे खासड़ होगा पुलिस, जो कि यहाँ पे ट्रिपल लॉक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें कि पुलिस के द्वारा ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया गया था कि बैरिकेड्स वगैरह भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि लोगों की जो आवाजाही है, यानी कि जो मूवमेंट है, चाहे वो पीपल्स मूवमेंट हो या फिर व्हीकल मूवमेंट हो, वो सब रोक सके, ह्यूमन सर्विलांस कर सके, ऐप बेस्ड ट्रेसिंग कर सके, और साथ ही साथ जो एसेंशियल और जो मेडिसिन की डिलीवरी है वो भी टाइम पे कर सके। तो ये सारी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप लोगों का बेसिक काम है जो कि पुलिस लोग का बढ़ चुका था। तो क्वारंटीन, होम क्वारंटीन, ये सारे वर्ड से तो आप लोग भी अब बोर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा सुन लिए, इतना ज़्यादा इसको फॉलो कर लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वारंटीन है, होम क्वारंटीन कहने का मतलब है कि अगर आपने कहीं से ट्रैवल करके आया है, आपका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री रहा है इस पेंडेमिक के दौरान, या फिर 2020 में ही कह लो कि आपकी कोई भी यहाँ पे आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर आप कोई भी डेली अप डाउन करते हो, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप जो है कोई डॉक्टर हो, चाहे आप बैंकर्स हो, तो सब कोई को डेली जाना ही पड़ा था अपने काम के लिए। तो वो जितने भी इस तरीके के लोग हैं तो वो अपना होम क्वारंटीन में रहते थे, यानी कि उनका खाना पीना बिल्कुल अलग रहते थे। वो एक अलग रूम में रहते थे, उनका अलग वॉशरूम हुआ करता था, वो किसी से भी टच में नहीं आते थे, कांटेक्ट में नहीं आते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पुलिस हो या फिर यहाँ पे आपका पुलिस हो या फिर आपके जितने भी फ्रंट लाइनर है, सबके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सारा काम किया जा रहा था। साथ ही आप लोग देखोगे कि जो वाइड स्प्रेड यूज़ है, मास्क का इस्तेमाल हो या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा काम भी जो है ना पुलिस के हाथों में था कि उनको चेक करना था कि कोई भी इंसान जो है विदाउट मास्क वो घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर निकलने पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी वायरल हो रही थी कि उनको लाठी चार्ज किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनको कान पकड़ के उठक बैठक भी कराया जा रहा था। कई बार आप देखोगे कि छोटे मोटे जो है पनिशमेंट भी दी जा रही थी। साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको
भी फैसिलिटेट करना है, यानी कि जो ऐसे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे या फिर घर-वर जाके जो है ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि लोगों के पास मास्क की कमी ना हो। साथ ही सेकंड थिंग है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, क्योंकि इस पैंडेमिक में जो है ना काफ़ी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से हो क्या गया, और सरकार की जो इस तरीके से अचानक का जो लॉकडाउन वाला सिचुएशन था ना, तो उसमें काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लॉकडाउन होता क्या है, इसमें क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसके बाद कहा गया था कि आप लोग को आइसोलेशन वार्ड आप लोग को देखने को मिलेगा हॉस्पिटल में, क्वारंटीन सेंटर आप लोग को देखने को मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, सब कुछ बहुत ज़्यादा न्यू था, तो लोगों को पता नहीं था, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस फैलाया जा रहा था। और मास नंबर पे सोशल मीडिया, स्पीकर, साथ ही इस तरीके से जो है ना चलता आ रहा था, जिससे कि लोगों को पता चले कि उनको करना क्या है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि रोड पेंटिंग किया जा रहा था, कोरोना वायरस शेप्ड जो है हेलमेट बनाया जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि जो भी लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे थे, हेलमेट नहीं पहन रहे थे, तो उनको कोरोना वायरस बनाकर जो है ना हेलमेट पहनाया जा रहा था। साथ ही ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारी जगहों पे ना यमराज बनकर भी घूम रहे थे, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे थे उनको फिर डरा डरा के घर तक पहुंचा रहे थे। तो इस तरीके का पब्लिक अवेयरनेस था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने घर पे ही सुरक्षित रखना है। साथ ही सप्लाई चेन अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ई पास भी आपका इशू किया जा रहा था, जिससे कि आपका जो मूवमेंट हो सप्लाईज़ वगैरह का वो स्मूथली हो। तो ई पास दिया जा रहा था, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि चाहे वेजिटेबल्स की बात कर ले, मिल्क की बात कर ले, या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात कर ले, ये सारी चीज़ों की सप्लाई जो है ना कभी भी अवरुद्ध नहीं हुई। तो अवरुद्ध नहीं हुई तो इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेन किया गया। हर एक जगह आप लोग देखोगे कि चेक पोस्ट में या फिर आपका जहाँ पे भी आप लोग की जो गाड़ियाँ वगैरह मूव कर रही है, तो वहाँ पे आप लोग को पुलिस को देखने को मिला होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहे थे। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे कि लास्ट माइल जो डिलीवरी है उसको यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके, यानी कि जो गाँव में जो ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनके पास कोई भी तरीके का कनेक्टिविटी नहीं हो, जो तो उनको भी इस तरीके से जो है ना सुविधा किया जाए, ये आपका जो है इंश्योर किया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद अगर माइग्रेंट की बात करें तो लोकल अथॉरिटीज़ को भी सपोर्ट किया जा रहा था कि कैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट कर सके और उनको एक अच्छा खासा जगह पे पहुँचाया जा सके। गवर्नमेंट स्कूल में रखा जा रहा था, यानी कि टेम्प्रेरी शेल्टर्स जो है उनको गवर्नमेंट स्कूल में रखने का यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा तो ये कहा गया था कि कोई भी जो है ना अपने जो है किराया नहीं मांगेंगे, रेंट नहीं मांगेंगे अपने किराएदार से। बट आपको लगता है कि ये फिजिकली कहीं पे भी ऐसा हुआ होगा? सारे लोग किराएदार मांग ही रहे होंगे, यानी कि रेंट वगैरह मांग ही रहे होंगे। ऐसे कोई भी यहाँ पे दिलदार लोग बहुत कम देखने को मिला होगा कि नहीं होंगे। बाकी लोगों से तो किराया मांगा ही जाता है। अब आप लोग उनके हालत सोचिए, जो माइग्रेंट लेबर है, हमें अब वो तो एक तो अपने घर को छोड़कर बाहर किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाने वाले लोग होते हैं, तो वो कैसे अगले महीने का जो है जहाँ पे उनकी रोजी रोटी नहीं है, तो वो कैसे किराया कैसे दे सकते हैं? तो उनके लिए इस तरीके का जो है टेम्परेरी शेल्टर्स भी आपका प्रोवाइड किया जा रहा था। फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। आप लोग देखे होंगे कि मास नंबर पे जितने भी माइग्रेंट लेबर थे उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दिया जा रहा था। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स को डिसइंफेक्ट किया जा रहा था। बहुत दिन के बाद जो ओला सर्विस स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी ये देखने को मिला था कि काफ़ी बेटर तरीके से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ना हर जगह इंश्योर किया जा रहा था। तो ये सारा ड्यूटी किसके अंदर में आया? ये सारा ड्यूटी अगेन पुलिस के अंदर में आया। रीओपनिंग इंडस्ट्रीज़, आप लोग देखिए कि जैसे ही माइग्रेंट लेबर अपने घर पहुंचने लगे, अपने अपने जो गांव है वो जाने लगे, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थे, यूपी में आप देखोगे, दिल्ली में देखोगे, जो कि ओपन किया गया था। तो वहाँ पे क्या है कि सारे तरीके का काम हो रहा था, जैसे कंस्ट्रक्शन हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इन सारे काम पे ध्यान देना है। लोकल अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करना है कि वो यहाँ पे स्पॉट चेक कंडक्ट करते रहे, यानी कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में काम स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे चेकआउट करते रहे कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर मास्क पहन रहे कि नहीं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। पुलिस हेल्थ की बात करें तो आप लोग देखोगे जितने भी ओल्डर पर्सनल है उनको फ्रंट लाइन से बाहर रखा गया, यानी कि जितने भी जो थोड़े एजेड लोग थे पुलिस में, तो उनको इस तरीके से उनको घर पे रखा गया और रोटेशनल शिफ्ट दिया गया, यानी कि आप लोग देख रहे थे कि 24-24 घंटे तक भी काम कर रहे थे। तो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इस तरीके से जो है ना स्केड्यूल बहुत टाइट था पुलिस का, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे आपका चेंज किया जा रहा था। क्वारंटीन को मेंटेन किया जा रहा था, यानी कि अगर कोई भी ऐसे पुलिस पर्सनल है जिनको की थोड़ी सी बीमारी हो गई है या फिर कफ एंड कोल्ड हो रहा था तो उनको बिल्कुल अलग रखा जा रहा था। और पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है उसको भी मेंटेन किया जा रहा था। पीपीई किट है, बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को भी दिया गया था कि पीपीई किट वो पहने, और साथ ही साथ इसमें आपका मास्क हो, ग्लव्स हो, हैंड सैनिटाइज़र है, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना तो यहाँ पे आपका मैंडेटरी हो गया था। तो पुलिस हेल्थ की भी यहाँ पे हालत जो है ना थोड़ी बहुत बुरी ही थी, क्योंकि आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे पुलिस है जिनकी जान भी चली गई, यानी कि कोरोना अफेक्टेड थे और उनकी जान भी चली गई। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकल अथॉरिटी है,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे नोडल अथॉरिटी है, कहने का मतलब है कि एडिक्वेट टीम है जो कि 24/7 में शिफ्ट थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, साथ ही जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि बेटर विजुअलाइज कर सके। इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका ब्रीफ और डीप ब्रीफिंग सेशन चल रहा था, रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो आपका चलाया जा रहा था, रेगुलरली जो है फ्रंटलाइन ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा था जितने भी लेटेस्ट ऑर्डर वगैरह आ रहे थे, और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने भी किया भी जा रहा था। उसके बाद प्रोएक्टिव अगर कम्युनिटी पॉलिसिंग के देखें तो कोऑर्डिनेट किया जा रहा था जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पंचायत हैं, साथ ही जो भी सीनियर सिटीजन्स है, क्योंकि मेनली इस तरीके के कोरोना वायरस से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किनको था, सीनियर सिटीजन्स को था, जिनको ऑलरेडी किसी भी तरीके का डिजीज़ है, जैसे कि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आप लोग का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ है। तो इन सारे लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, उनको सर्विस दी जा रही थी, उनके घर तक ग्रोसरीज पहुँचाया जा रहा था। तो काफ़ी हद तक आप देखोगे कि बहुत पुलिसमैन ऐसे भी थे ना, जो कि आपके बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग थे जो कि पता चलता है कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं लेकिन सिर्फ बूढ़े माता पिता एक साथ रहते, तो उनके घर तक ग्रोसरीज भी पहुंचाया जा रहा था पुलिस कर्मियों के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद किया जा रहा था उनके द्वारा। क्राइम्स वगैरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो कि रेगुलर क्राइम प्रिवेंशन हो रहा था, यानी कि क्राइम की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इंडोर क्राइम की बात करें तो वो बढ़ चुका था, लेकिन आउटडोर क्राइम कहीं ना कहीं घट चुका था। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लॉकडाउन में, क्योंकि सारे लोग घर पे रह रहे थे, और अगर वाइफ हस्बैंड घर पे रहेंगे तो झगड़े तो होना आम है। तो इसलिए यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस तो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एक्टिव मॉनिटरिंग हो रहा था, यानी कि क्योंकि सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे जो साइबर क्राइम सेल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। सिटीजन बेस्ड जो कंपेन है वो लॉन्च किया जा रहा था, जिससे कि अगर किन्हीं के साथ यहाँ पे साइबर क्राइम होता है तो उनको डेटरेंस क्रिएट कर सके, यानी कि जो यहाँ पे साइबर क्राइम कर रहे हैं तो उनके अंदर डर पैदा कर सके, और जिनके पास इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो वो भी ना डरे, वो आगे आए और उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करें। जैसे कि देखो र्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे कि WHO के द्वारा फेक जो न्यूज़ है उस तरीके का फैलाया जा रहा था कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। पहले लॉकडाउन के बाद जो है ये अनुमान लगाया जा रहा था कि और आगे बढ़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वो भयभीत सिचुएशन हो चुका था, जो कि लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, बट होपफुली कि सब कोई अच्छे से एक्सेप्ट कर लिए और सारे लोग जो है अच्छे से इसमें जी पाए हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है ना वो अच्छे तरीके से जी पाए हैं। साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हेट स्पीच हो गया, फेक न्यूज़ हो गया। साइबर बुलिंग कहने का मतलब है, तो साइबर बुलिंग कहने का क्या मतलब है? साइबर बुलिंग कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के डेट में कि होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है, डिस्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा जो है आप स्ट्रेस होता है, सॉरी, बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, अगर आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हो तो आप लोग जो है प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आप लोग को बहुत तरीके की डिजीज़ हो सकती है। इससे आप लोग जो है ना इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि रातों की नींद खराब हो सकती है, या फिर आप लोग की पुअर हेल्थ हो सकती है, या फिर आप लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो है ना साइबर बुलिंग, यानी कि किसी को डराना, धमकाना या फिर किसी को ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही लड़कियां को करती है, लड़कियां भी लड़के को जो है किसी भी तरीके से जो है डराती धमकाती हैं, और साथ ही साथ उनको उनको ब्लैकमेल भी करती है। तो ये वाइस वर्सा है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे केसेस देखे आए दिन। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अवेयर हो, तो आप लोग को ये पता होगा कि इस तरीके की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो साइबर बुलिंग जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सोशल मीडिया का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग कहीं भी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी आप लोग ऑनलाइन आ जाते हो और साथ ही किसी से भी चैट करने लगते हो। तो ये काम मत कीजिए, किसी से भी अपनी नंबर शेयर मत कीजिए, स्ट्रेंजर लोग से तो बिल्कुल भी बात मत कीजिए। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखने को मिला है ना कि लड़कियों को जो है ना फंसा लिया जाता है, फिर उनसे बातें करते हैं, धीरे धीरे जो है आप लोग का ऑनलाइन लव स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे जो है ना गलत दिशा में चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई से और अपने ट्रैक से कहीं ना कहीं डिट्रैक हो जाते हो, तो ये सारी कामों से दूर रहिए तो बेटर है, ठीक है। जो अपने लोगों को आप जान रहे हो, जो आपके दोस्त है, जो आपके सगे संबंधी है, उनसे बात कीजिए तो बेटर लगता है। स्ट्रेंजर लोग से आप मत बात कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंजर लोग से आप बात करने जाते हो
कुछ लड़के मिलके जो है लड़कियों को बुलाते हैं मिलने के लिए, और फिर उसके बाद उनका रेप हो जाता है या फिर कुछ और तरीके के कांड हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग देखते हो, तो बेटर है ना कि आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना, तो आप लोग अपनी सेफ्टी को अपने हाथ में लेकर चलो। लड़के क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर्स को जो है वो अपना फ्रेंड बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी टेररिस्ट जो है ना, उस तरीके के लड़कों को या लड़कियों को जो है क्या करते हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको टेररिस्ट बना लेते हैं या फिर किसी और काम में जो है उनको इंक्लूड कर लेते हैं जो कि इलीगल होता है। तो इस तरीके से ट्रैपिंग सिस्टम भी चलता है ऑनलाइन। तो बेटर है आप लोग ऑनलाइन जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, कुछ भी आप लोग यूज़ करते हो, तो उसको आप लोग बेटर तरीके से पहले हैंडल करना सोचिए। ये समझिए कि वो सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको ना हैंडल करें, आपको उन सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हैंडल करना है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी मुझे मेल और मैसेजेस आते हैं कि मैम काफ़ी घंटे चले जाते हैं यूट्यूब में, काफ़ी घंटे चले जाते हैं इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में। तो ये आपको सेट करना होगा ना, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि दिन भर में आपको कितना ज़्यादा टाइम देना है सोशल नेटवर्किंग साइट्स को। समटाइम्स होता है कि चलो किसी से बात हुआ तो थोड़ा बात चला जाता है, लेकिन अगर ये समटाइम्स आपका एवरी डे में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको आप लोग को समझना होगा। ओके, साथ ही साथ आप देखोगे कि प्रिजन और जुवेनाइल होम की बात करें तो ये मॉनिटर किया जा रहा था, और इसको भी आउटब्रेक से जो है प्रिवेंट किया जा रहा था कि जो भी लोग हैं, यानी कि साथ साथ आप देखोगे कि हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ों का जो प्रैक्टिस है ना, बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा था, और बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरीके से जो है पुलिस वाले लेकर चल रहे थे। साथ ही अगर किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम हो रही थी, जो जेलर्स है या फिर जुवेनाइल घर में जो रह रहे हैं, जुवेनाइल कहने का मतलब है कि जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो क्राइम किया जाता है उनको जुवेनाइल होम में रखा जाता है। तो उनके लिए भी अरेंजमेंट किया जा रहा था कि लॉयर से जो है वो वीडियो कॉल में बात कर सके, और फिर उसके बाद जो अंडर ट्रायल है उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा था कि पैरोल में उनको घर जाने दें। पैरोल कहने का मतलब है कि कुछ आपका जो है ना कुछ बेसिक स्पेसिफिक रीजंस के लिए जो है आपको जेल से रिहा किया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो जो भी अंडर ट्रायल थे, यानी कि जिनका ट्रायल नहीं हुआ है, जिनका अभी तक पता नहीं चला है कि वो यहाँ पे कल्प्रिट है कि नहीं है, तो उनको यहाँ पे जो है छोड़ा जा रहा था पैरोल बेसिस पे। तो ये सारा काम किया जा रहा था, ठीक है, ये पुलिस लोगों के द्वारा ही ये सारा काम किया जा रहा था। लेकिन इसके अलावा भी अपने रोल को निभाते निभाते उनको बहुत सारे जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो बिफोर अगर पेंडेमिक की बात करें, तो अगर पुलिसिंग का स्टेटस अगर आप इंडिया में देखोगे, जो कि यहाँ पे SPIR एक रिपोर्ट है, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019, इसमें ये निकल कर आया है कि जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ है और कॉमन कॉज है, इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे सीरियस जो चैलेंजेस है वो यहाँ पे निकाल कर आए हैं, पॉइंट आउट किए हैं पुलिस को लेकर इंडिया में, जो कि यहाँ पे पेंडेमिक के पहले भी वो यहाँ पे फेस कर रहे थे। जैसे कि पुलिस पर्सनल की कमी है। पुलिस अगर इंडिया में आप देखोगे तो वो 77% तक जो है उनका सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इवन फुल कैपेसिटी भी है। लेकिन इंडिया में आप देखने को मिलेगा कि पुलिस जो कंट्री है, पॉलिस्ड कंट्री है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की जो है कमी देखने को मिलती है, और जितना कमी है उतना ज़्यादा हार्ड वर्क लोड होगा। यानी कि आप लोग देखोगे 14 आवर्स अ डे जो है ऑन एन एवरेज वो काम करते हैं, और 80% जो पुलिस पर्सनल है वो यहाँ पे 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं, और बहुत सारे जो ऐसे हैं जो कि ओवर टाइम काम भी करते हैं यहाँ पे। लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटी है। 70 लाख जो यहाँ पे पुलिस पर्सनल है, उसमें से आप देखोगे कि सिर्फ 5 लाख फैमिली क्वार्टर्स है जो कि अवेलेबल है यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। तो ये 3 ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है जो कि पैंडेमिक से पहले था। पैंडेमिक के दौरान उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, स्टाफिंग की प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे स्टाफ जो है कम पड़ गए। यानी कि आप लोग देखो ये ऐसे ही यहाँ पे, अब क्योंकि पुलिस की डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई इस पैंडेमिक में, तो यहाँ पे स्टाफ की कमी हो गई, इल इक्विप्ड देखने को मिला, यानी कि अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं थे, उनको जो है प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया जा रहा था, और साथ ही साथ जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी उस तरीके का नहीं था कि पुलिस लोग वहाँ पर रह सके, अपना काम कर सके। इल ट्रेंड था, यानी कि वही चीज़ है कि यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से पुलिस को नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि वो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सक रहे थे। पब्लिक रिफ्यूज़ल था कि वो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस को अगर तोड़ रहे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि कैसे इसको मैनेज करें। साथ ही यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज़ एब्सेंट, यानी कि बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में ये देखने को मिला कि कैसे वो ये सारे इश्यूज़ को जो है रिस्पॉन्ड करें। यानी कि पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे इश्यूज़ निकल कर आए थे, लेकिन वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, इसमें वो फेल हो गए। जैसे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था डिस्पोजल को लेकर, जो भी डेड बॉडीज़ हैं, तो डेड बॉडीज़ को जो कि आपका बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण जिनकी भी डेड बॉडीज़ थी, तो उसको ये डिस्पोजल कहाँ करना है, हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों में जो है ना पुलिस पर्सनल काफ़ी ज़्यादा फेल हो चुके थे। तो ये सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताया जा रहा है।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि फाइनेंस को लेकर सबसे बड़ी जो क्रंचेस देखने को मिलती है फाइनेंस की, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है अब वो भी है इनकम ऑफ पुलिस की इनकम जो है आपको देखने को मिलेगा बहुत ही देर बाद जो है उनकी इनकम बढ़ती है, और जिस तरीके से वो काम करते हैं उस तरीके से उनको इनकम नहीं मिलता है। तो फाइनेंस की कमी है, तो इसलिए इसके ऊपर तो हमेशा बात किया जाता है। माली मत कमेटी है जो कि पुलिस रिफॉर्म पे बात करते हैं, वो यहाँ नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि वो पुलिस रिफॉर्म पे बात करते हैं। उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, पुलिस को फैसिलिटी ज़्यादा देना चाहिए, उनको हाउसिंग देनी चाहिए, उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ानी चाहिए। साथ ही डोमेस्टिक और जेंडर वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज़ देखें तो यहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग अलर्ट कर सके कुछ केसेस को लेकर। साथ ही यहाँ पे पुलिस हाई हैंडेडनेस जो है उसको एड्रेस करना है, यानी कि यहाँ पे अगर ज़रूरत हो फर्दर, अगर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग की ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पे हो सके। बिहेवियर और एथिकल नॉर्म्स जो है वो भी यहाँ पे देखना होगा, और पब्लिक ट्रस्ट को गेन करना, यानी कि आप लोग को पता है कि पुलिस के ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं करता। अगर कुछ भी आप लोग के साथ अगर बुरा भला भी होता है तो आप लोग पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि बस दिमाग में एक ही रहता है ना कि क्या कर लेगी पुलिस। अभी आप लोग सुशांत सिंह के केस में आप लोग देख रहे हो कि मुंबई पुलिस का क्या हालत है। अब बात अलग है कि वो वहाँ पे वो पैसे लेकर खा के बैठे हैं या फिर वो मिली भगत है, जो भी है, जो भी वहाँ पे चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हो कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये बातें सामने निकल कर आ रही है। तो पुलिस का बस यही है कि पब्लिक ट्रस्ट नहीं देखने को मिलता है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे पुलिस पर्सनल के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखे हैं यहाँ पे कि उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या समस्या थी, उनका क्या क्या रोल था डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, एक्स्ट्रा उनको काम करना पड़ा कोविड-19 के टाइम में, लेकिन फिर भी उनके पास जो प्रॉब्लम है वो पहले भी था प्रॉब्लम, लेकिन कोविड-19 के बाद उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। तो वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले फाइनेंसिंग बढ़ानी है, और जो यहाँ पे आपका जो पुलिस की जो मेन प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे लेकर आना है, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना है। तो ये सारी वे फॉरवर्ड है जो कि बताया जा रहा है। आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं जो कि लोन वुल्फ अटैक। व्हाट इज़ दिस? लोन वुल्फ अटैक जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल के द्वारा किया गया था, वो भी लंदन में। तो ये लोन वुल्फ अटैक क्या है पहले ये समझने का कोशिश कीजिए, तभी आप लोग पूरी स्टोरी को समझ पाओगे। ये अटैक है जिसमें कि आपका वायलेंस को यूज़ करके उसको डराया जाता है। एक सिंगल परपेट्रेटर होते हैं, यानी कि एक स्मॉल सेल होता है जिसमें कि यहाँ पे अटैक किया जाता है, और इस तरीके का अटैक है जिसमें कि लोगों को यहाँ पे डराया जाता है। तो एक लोन वुल्फ है जो कि बिना किसी डायरेक्ट सपोर्ट के, यानी कि कोई भी ग्रुप या फिर दूसरे इंडिविजुअल के सपोर्ट के बिना जो है ना वो यहाँ पे प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं अटैक को। यानी कि एक इंडिविजुअल है जिनके द्वारा इस तरीके का जो है एक बड़ी सी अटैक को जो है ना वो यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। लोन वुल्फ जो है वो प्रिफर किया जाता है कि वो टोटली अकेले है, उनके साथ ना ही कोई उनका ग्रुप है साथ में, ना ही उनके जो है कोई भी और भी इंडिविजुअल उसके साथ है। साथ ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो थ्रेटनिंग से लेकर जो है ना वो यहाँ पे इंटिमिडेटिंग भी पीपल्स को करते हैं, यानी कि शूटिंग वगैरह हो, व्हीकल रैम्पिंग हो, स्टेबल हो, सुसाइड बॉम्बिंग हो, तो ये सारा चीज़ भी बनाते हैं। जैसे कि सुसाइड बॉम्बर तो आप लोग देखे ही हो कि खुद ही जो है बॉम्ब लगाकर जो है उड़ जाना कहीं भी भारी मींस जो डेंस पॉपुलेशंस के बीच में, ताकि कि सारे लोगों को नुकसान हो। साथ ही जो है व्हीकल रैम्पिंग है, और व्हीकल रैम्पिंग कहने का मतलब है कि एकदम ऐसी गाड़ियाँ है, ऐसी गड्डी है जिसमें कि आपका बम से लोडेड है और उसको लेकर जाना है और सामने वाले मीन्स कार में या फिर जो भी आपका व्हीकल है उसमें टक्कर मार देना है, लोगों में टक्कर मार देना है ताकि वो उड़ जाना है। तो इस तरीके का भी काम किया जाता है। तो ऐसा किया जा रहा है कि ये माइंड वॉश करके ही किया जाता है, ठीक है। स्लीपर सेल्स का आप लोग सुने ही होंगे, तो स्लीपर सेल्स को भी इसी में आप लोग काउंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म डेटा अगर देखें तो यहाँ पे रिवील किया जा रहा है कि जो प्रोपोर्शन है लोन वुल्फ अटैक का वो यहाँ पे बढ़ गया है, 5% तक बढ़ गया है, और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि 70% यहाँ पे देखने को मिला है। यूके में आप देखोगे कि 3 मेजर इंसिडेंट्स देखने को मिला है इस तरीके से, जिसमें कि नाइफ अटैक भी है, यानी कि चाकू से अटैक भी किया जाता है। तो रीज़न क्या है इस तरीके से इंक्रीज़ होने का? रीज़न यही है कि यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसको ईज़ किया जा रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि नंबर ऑफ यहाँ पे ऑनलाइन फोरम है, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जहाँ पे आपका हेट स्पीच फैलाया जा रहा है, जहाँ पे प्रो टेररिस्ट सेंटिमेंट्स फ्लरिश हो रहे हैं, जो कि ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। वही मैं कह रही हूँ, अगेन यहाँ पे इंटरनेट का काम आ गया है, सोशल मीडिया का काम आ गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का काम आ चुका है कि अगर आप लोग वहाँ पे किसी भी लोगों के साथ बात करते हो, ट्रैप हो जाते हो उनकी बातों में, मान लीजिए कि आपको कोई भी तरीके का जो है वायलेंस अगर हो रहा है, कम्युनल वायलेंस भी हो रहा है अगर हमारे कंट्री में, तो उसको लेकर आपके अंदर जो है गुस्सा है आपको, उसी समय जो है उस टॉपिक पे अगर कोई भी बात करने लगा, स्ट्रेंजर बात करने लगा, तो कहीं ना कहीं आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे, वो आपके बातों से इन्फ्लुएंस होगा, फिर वो आपका माइंड वॉश करेगा और फिर उसके बाद जो है ना आपको इस तरीके से सुसाइड बॉम्बर बनाएगा, व्हीकल रैमिंग बनाएगा। तो ये सारा काम भी किया जाता है।
ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि लाइक माइंडेड जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, उनके कारण ये सारा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। मेंटल इलनेस है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको आप देखोगे कि थोड़ा बहुत जो है दिमागी हालत उनका सही नहीं होता है। तो मोर देन 40% जो अटैक है ना, वो वही सारे लोगों के द्वारा किया जाता है जिनका दिमागी हालत जो है सही नहीं होता है। तो उनको ट्रैप करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है, उनको माइंड वॉश करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसान होता है। साथ ही एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, यानी कि एक तरीके का विचार धारणा जो चलते आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख रहे हो कि रिलीजन माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजन को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो है हो हल्ला हो रहा है। आप लोग राम मंदिर के ही पीछे का न्यूज़ देख लो, राम मंदिर बना नहीं कि इसके अगेंस्ट में जो खड़े लोग हैं वो यहाँ पे कितने सारे बातें करने लगे। तो बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे कि आइडियोलॉजी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान है। बस आप मान लीजिए कि मैं स्ट्रेंजर बन के और आपसे बात करूँ और फिर आपके माइंड वॉश करूँ। जैसे कि मैं अगर आपको अगर कुछ भी तरीके का गुस्सा है कि वहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए था, राम मंदिर क्यों बना, और मैं इसी बात पे आपसे बात करूँ, आपको और उकसाऊँ कि नहीं आपकी भारत की सरकार जो है वैसे अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ भी मैं अगर आपको बोलूँ, आपका माइंड वॉश करूँ, और फिर आपको मैं यही बोलूँ कि आपको अगर अपना बदला लेना है तो आपको सुसाइड बॉम्बर बनना होगा, और फिर आप लोग रेडी हो जाओगे कि नहीं ठीक है, जीने से क्या फ़र्क पड़ता है, जीना नहीं है मरना ही है, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना है। तो इस तरीके का जो चीज़ है ना, ये बहुत ही आसान है एग्जीक्यूशन करने का, क्योंकि पहले जो है ना लोगों को पकड़ के किडनैप करके उनको जो है ज़बरदस्ती कराया जाता था। लेकिन आज की डेट में तो ऑनलाइन ही है, कोई भी किसी से भी बात कर लेता है, कोई भी किसी का भी फेक प्रोफाइल बना लेता है। लड़के जो है लड़कियां का नाम से फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फ़ोटो डालते हैं, लड़के जो है लड़कियों के नाम से करते हैं, लड़कियां लड़कों के नाम से करती है। तो ये सारी चीज़ें चलते आ रही है, तो बहुत आसान हो चुका है आज की डेट में। साथ ही लैक्स गन कंट्रोल रिजिम है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये लोन वुल्फ्स को बहुत ज़्यादा फेवर करता है कि वो यहाँ पे जो है अटैक करे, आराम से अटैक करे। ठीक है। थ्रेट क्या है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इससे एसोसिएटेड थ्रेट क्या है। मीन्स प्रॉब्लम ये हो जाता है ना डिटेक्ट करना, क्योंकि समझिए कि एक सिंगल आदमी है जो कि इस तरीके का अटैक कर रहा है, ऊपर से वो खुद ही मर जा रहा है। वो जिंदा रहता तो कुछ समझ में भी आता, उसकी कुछ लिंकेज पता चलता है या फिर कुछ भी, वो सारे सबूतों को लेकर जो है ना अपने आप को उड़ा लेता है। तो उसमें आप लोग जो है डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये सारे लोग होते कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे वो पनपते हैं, ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। साथ ही प्रोफाइल को हर्डलिंग इन प्रोफाइल है, यानी कि लोन वुल्फ जो टेररिस्ट होते हैं ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग जो उनका प्रोफाइल भी अगर कैच करना चाहो तो वो कैच नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके प्रोफाइल को कैच करने में। साथ ही यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है कि इंटरनेट बैंटर से उनको यहाँ पे जो है अलग करे। ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करे कि कौन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है जो कि यहाँ पे अपना जो है अटैक कमिट करवा रहे, और कौन है कि जो सिंपली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो रेडिकल बिलीफ है या फिर उनको जो है इस तरीके का थ्रेट जो है वो इशू कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पे पता करना। ठीक है। लेकिन लोन वुल्फ अटैक अगर इंडिया में आप देखोगे कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक आप लोग को जो है वेस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में क्या है ये आप लोग देख लीजिए। वीकनिंग पोजीशन है आईएस का, क्योंकि इराक और सीरिया में आप देखोगे कि जो इस्लामिक स्टेट है उसकी जो पोजीशन है आज के डेट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे मजबूत था, लेकिन अब कमज़ोर हो गया। तो इससे क्या है ना कि ट्रेडिशनल जो रीग्रुपिंग है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आईएस आप लोग को पता है कि बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, किसी तरीके तो जो है उसकी जो यहाँ पे हरकत है वो अब कम हो पाई है। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन ये आप लोग कम हो गया है। तो ट्रेडिशनल जो रीग्रुपिंग का चांसेस है ना वो अब कम हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लोन वुल्फ अटैकर जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, सुसाइडर बॉम्बर यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अपोजिशन है आपका आईएस का वो यहाँ पे वीकन हो गया। तो और ज़्यादा चैलेंजेस है कि टैकल करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके से अगर इंडिविजुअल टेररिस्ट होते हैं तो। साथ ही अगर पाकिस्तान की पॉसिबिलिटीज़ देखें कि वो इस तरीके का टूल को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और जो टेररिज्म है उसको इंडिया के अगेंस्ट में और ज़्यादा स्पॉन्सर करेंगे। आप लोग को पता है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो इस तरीके का हरकत बहुत ज़्यादा करता है। हमारे यहाँ अटैक्स तो वो नंबर ऑफ़ अटैक्स करा चुका है, लेकिन फिर भी उन लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ेंगे और इस तरीके का काम कराएंगे, लोन वुल्फ उनको बनवाएंगे। साथ ही हाई पोटेंशियल डैमेजेस होता है। लोन वुल्फ अटैक में आपको देखने को मिलेगा कि वो मेनली वहीं पर अटैक करते हैं जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और इलीगल उनका नेटवर्क है, तो वहीं पर आप लोग करते हो, वहीं पर वो अटैक करते हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिक और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी हानि
होती है, साथ ही जान माल की भी हानि होती है। और फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि सही बात पता नहीं चलता है ना। आप लोग मानिए कि भीड़ भड़का वाले इलाका में है, वहाँ पे आपका जो है इस तरीके का एक आपका बॉम्ब फट गया, तो आप लोग क्या सोचोगे कि वहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी अगर सोच पाओ कि क्या हुआ नहीं हुआ, कोई एक इंडिविजुअल जो है उस तरीके का बॉम्ब जैकेट पहन के आए और वो अपने आप को उड़ा लिया, तो क्या आप लोग को पता चलेगा? बहुत मुश्किल होता है इस तरीके का समझने में। तो इसके पीछे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो है मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के बीच में फैलने लगता है, और जब गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैलने लगता है तो ये जो आक्रोश है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो आपको मॉब लिंचिंग देखने को मिलेगा, उस तरीके का केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस है हमारे इंडिया में। लेकिन क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स दिया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग इस तरीके के लोन वुल्फ जो अटैकर है उनको हम लोग रोक सके? तो स्ट्रिक्ट लॉज है हमारे यहाँ, कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है कि यहाँ पे जो एक्सेस है एक्सप्लोसिव लाइट वेपन का, किसी भी तरीके का हथियार का जो आप लोग एक्सेस करते हो हमारे इंडिया से, तो वो यहाँ पे आपका जो है रोकता है। इसके लिए स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ बहुत ही कड़ी नियम है। इंडिया की कल्चर अगर हम लोग देखें तो प्लूरलिज्म है और डेमोक्रेटिक वैल्यू है। इंडिया में आप देखते हो कि हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं और बहुत ही प्यार से सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। हम लोग किसी एक रिलीजन को इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं और किसी भी एक रिलीजन को इतना ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते, उसको प्रमोट भी नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ कल्चर प्लूरलिज्म है, यानी कि सारे कल्चर के लोग जो है मिल बांट के यहाँ पे रहते हैं। थर्ड है कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी apparatus है, यानी कि हमारे यहाँ जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर है 2088 के जो मुंबई टेरर अटैक है उसके बाद आप देखोगे तो इससे जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब NIA भी यहाँ पे आपका अमेंड किया गया है, UAPA भी अमेंड किया गया है। इस तरीके से एक एक्ट सारे कानून आ चुके हैं जिसमें कि ये रखा गया है कि इंडिविजुअल को भी अब टेररिस्ट करार कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मे भी इस तरीके के जो आपके इंडिविजुअल जो लोन वुल्फ अटैकर होते हैं उनको कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा कर सके। साथ ही यहाँ पे एक सेकेंड ये हम लोग क्या देख रहे थे, थ्रेट देख रहे थे कि लोन वुल्फ अटैकर्स को क्या क्या थ्रेट है। तो यहाँ पे फोर्थ थ्रेट यही है कि उनको टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है वॉयलेंस प्रोन मिसफिट्स के लिए, यानी कि उनको इस तरीके से उकसाया जाता है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हम लोग को लेने का ज़रूरत है रेडिकलाइजेशन के लिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में कि बेटर तरीके से मॉनिटर करे। सरकार जितना भी मॉनिटर करे, लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप भी खुद से मॉनिटर करना उसको सीख लीजिए। कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके ऊपर हावी ना हो, आप उसके ऊपर हावी हो। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि दिन भर में आप सिर्फ 15 मिनट्स ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देंगे, तो मीन्स उसका मतलब 50 मिनट्स ही होना चाहिए, वो 55 मिनट्स नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग कहीं ना कहीं खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, आपको पता नहीं चलता है कि टाइम आपका कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है उन सारी चीज़ों में। बार बार प्रोफाइल खोलकर आपका चेक करना, वो बार बार आपका व्हाट्सएप खोलकर जो चेक करना कि किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया। मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन मिलती है, आप लोग अगर सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मेरी एक बात मान लीजिए कि जो नोटिफिकेशन आपका जो यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे व्हाट्सएप हो फेसबुक हो, इन सारे की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल से ऑफ कर दीजिए। क्योंकि आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन तो अडॉप्ट कर ही रहे हो, ऑनलाइन आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते ही हो, अनअकैडमी वगैरह आप लोग देखते ही हो, और भी ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो कि आप लोग फॉलो करते ही होंगे। लेकिन उन सारे पढ़ाई के बीच में अगर आपका व्हाट्सएप का एक मैसेज पॉपअप आ गया, जैसे मेरी लेसन आप लोग सुन रहे हो और आपका यहाँ पे व्हाट्सएप का जो मैसेज आपका पॉपअप आ गया, तो आपको मन करेगा कि चलो यार बात कर लेते हैं। कोई आपका क्लोज फ्रेंड, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी अगर कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो फिर आप लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और फिर कॉल बैक कर लेते हो या फिर मैसेज का रिप्लाई कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है ना दूसरी ओर चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, चीज़ों को आप बेटर तरीके से नहीं समझ पाते हो। तो बेटर है कि आप उसको हैंडल करो, और सबसे अच्छी तरीका यही है कि नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो। ना आएगा नोटिफिकेशन, ना होगी आपको इतनी जल्दबाजी, और ना आप करोगे अपने आप को डिट्रैक्ट। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है, ये बहुत ही थोड़ा कठिन भी है, लेकिन एक बार आप करोगे ना तो धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जब आप फ्री होगे स्टडीज़ से, जब आपको ब्रेक लेना है 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद, तो फिर आप लोग जो है अपने मोबाइल को या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जो है ना चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को और सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मॉनिटर करने का ज़रूरत है। साथ ही लोन वुल्फ अटैक जो है वो लेस यहाँ पे लेथल होना चाहिए, इस तरीके का बनाना है, यानी कि वो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो है उसको एक्सेस नहीं कर सके, इस तरीके का जो वो वेपन वगैरह लेते हैं उनको एक्सेस नहीं हो सके, ये सारी चीज़ों पर और ज़्यादा काम करना है।
साथ ही फोकस करना है गैदरिंग इंटेलिजेंस, यानी कि कहीं पे भी भीड़ भाड़ है तो उसको सही तरीके से देखना है। सस्पेक्टेड अगर कोई भी ऐसे लगता है कि कोई सेल लीडर्स है जो कि सस्पेक्टेड है वो इस तरीके का काम कराएं तो उनको अरेस्ट करना है। डिस्ट्रॉय करना है टेररिस्ट कमांड सेंटर्स को, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे लोकल पुलिस जो है उनको बेटर तरीके से ट्रेनिंग देना है, उनको इक्विपमेंट देना है कि अगर उनको इस तरीके का जो है कहीं भी केस दिखे, कांड दिखे, तो वो उसको जो है समझ पाए कि इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे वो काम हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो इस चीज़ों को बेटर तरीके से टैकल कर सके। बिग डेटा एनालिटिक्स करना है, यानी कि यहाँ पे आप लोग जो है लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन अगर हम लोग पोटेंशियल रिक्रूट का देखें तो उसको यहाँ पे यूज़ करके उनके नेटवर्क को, उनके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को, फंडिंग को, लीडरशिप को, ये सारी चीज़ों को जो है ना यूज़ करके यहाँ पे एनालिसिस करना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये जो लोन वुल्फ अटैकर है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनका माँ बाप कौन है, कौन उनको इतना फंडिंग कर रहा है, नो कौन उनको इतना ज़्यादा जो है ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन उनको जो है इस तरीके का ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें पकड़ी जा सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा होगा। लोन वुल्फ अटैकर के बारे में आप लोग को कुछ नया पता चला होगा, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के पीछे। ये इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, लोन वुल्फ अटैकर मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इस तरीके की आपकी जो है टॉपिक निकल कर आती है, बट हाँ मेंस में आ सकता है, या फिर टेररिस्ट के बारे में अगर आप लोग को ऐसे लिखना है या फिर कहीं भी कुछ क्वेश्चन है तो उसमें आप लोन वुल्फ अटैकर का जो है ना जिक्र कर सकते हो, तो इससे बहुत अच्छा इमेज बन जाता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ज़रूर दिख सकता है। न्यूज़ में क्यों है कि पाकिस्तान को अभी भी जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है ये पहले समझिए। ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वॉच डॉग है। यानी कि पहले क्या था कि यहाँ पे आपका एक ही रखा था, एक ही रखा गया था एम की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग अपने कपड़े को लॉन्ड्रिंग कराते हो ना, यानी कि एकदम गंदे कपड़े को धुलवा के नए करा लेते हो, तो वही चीज़ है कि ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके जो व्हाइट मनी किया जाता है उसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। साथ ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी बाद में इसको ऐड किया गया था। तो टेररिस्ट को जो फाइनेंस किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे जो है इसको इन सारी चीज़ों को रोकना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कंट्री का जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ भी है, लोग भी फंसे हुए हैं इस तरीके के गलत काम है। तो ये सारे गलत काम को जो है हमारे कंट्री और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है इसको हटाना है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, और इसका एम यही है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, जो गलत तरीके का एक्टिविटीज़ हो रहा है, इससे क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में हमारे लोगों को और पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं लॉस ही होता है। आज के डेट में आप देखोगे कि करेंटली यहाँ पे 37 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसका भाग है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ आपका यूरोपियन कमीशन भी है और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी है, GCC भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई आपका 1989 में किया गया था। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 सबमिट में किया गया था, यानी कि G7 मेंबर्स के द्वारा जो है इसको आपका यहाँ पे फाउंडेशन किया गया था। FATF की बात करें तो एक सीरीज़ है, यानी कि स्पेशल रिकमेंडेशन है जिसके थ्रू यहाँ पे टेररिज्म को रोकने का बात किया जाता है। रोल क्या है FATF का? FATF का रोल है कि कैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है, यानी कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप करना है जिससे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, यानी कि जो टेररिस्ट को पैसे दिए जाते हैं, आप लोग सोच सकते हो कि जो जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है तभी तो वो इस तरीके का काम करते हैं, अपने जान को लुटा देते हैं ताकि उनकी फैमिली वालों को पूरा पैसा मिले और आगे आने वाले टाइम में जो है उनकी फैमिली वाले पूरे अच्छे तरीके से फले फूले, तभी तो वो अपनी जान का कुर्बान कर देते हैं ना। इतना बड़ा कॉस्ट उनको दिया जाता है, तो इतने बड़े कॉस्ट, इतने बड़े पैसे आते कहाँ से हैं? तो इस तरीके की टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है। इसमें सारे मेंबर्स को इंश्योर किया जाता है कि वो इस तरीके के मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें जिससे कि जो टेररिज्म में रिलेटेड फाइनेंशियल फ्लो है वो यहाँ पे रुक जाए। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो इवेलुएट करना होता है कंट्रीज़ को कि क्या एबिलिटी है कि वो अपने यहाँ जो ये टेररिज्म का जो फाइनेंसिंग है उसको प्रिवेंट करे, उसको यहाँ पे डिटेक्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे और साथ ही साथ प्रोसिक्यूट भी करे। तो इसमें 2 इशू लिस्ट है आपका, देख लेते हैं ये क्या है। एक है ब्लैक लिस्ट और एक है ग्रे लिस्ट। तो पहले ग्रे लिस्ट समझते हैं। ग्रे लिस्ट जो है वो ऑफिशियली इसको जो आप कहोगे कि यहाँ पे आपका रेफर किया जाता है एज ए जुरिस्डिक्शन जो कि इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंदर आता है, यानी कि वो कंट्रीज जो कि FATF के अगर ग्रे लिस्ट में है तो यहाँ पे वो पता चलता है कि ये मच हायर रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि उस कंट्री में बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और टेररिज्म फाइनेंसिंग भी हो रही है, यानी कि पाकिस्तान कंट्रीज़ में इस तरीके का काम हो रहा है, ब्लैक मनी को जो है धुल के वाइट मनी किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे वो देखोगे आपकी फॉर्मली कमिट किया जाता है कि वो इस तरीके का काम करे FATF के साथ
साथ, जिसमें कि कुछ एक्शन प्लान भी वो डेवलप कर रहे हैं जिससे कि वो इस तरीके के काम को रोक सके। पाकिस्तान की तरफ से भी आप लोग को बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलता है, उनकी जो है स्टेटमेंट निकल कर आती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने का कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे ग्रे लिस्ट में होता है। ये सारी जो कंट्रीज़ है यहाँ पे उनको मॉनिटरिंग बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इस FATF ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस कंट्री पे पूरा नज़र होता है। ठीक है, अगर ये ग्रे लिस्ट क्लासिफिकेशन जो है ये अगर नेगेटिव रहा तो ये एज ए ब्लैक लिस्ट, तो कंट्रीज़ जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सेक्शंस भी यहाँ पे उनको फेस किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भी कंट्रीज़ को अगर ग्रे लिस्ट में रखा गया है तो उनको इतना ज़्यादा जो है ना मीन्स इकोनॉमिक सेक्शन नहीं फेस किया करते जितना यहाँ पे ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे ग्रे लिस्ट में है अभी, तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। बस पाकिस्तान का एक ही काम है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कम कर दे, वो यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग कम कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग का जो पाकिस्तान है अगर वो ब्लैक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे IMF और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे बंद हो जाएगी और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा ट्रेड में भी, यानी कि WTO के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगाया जाता है ट्रेड वगैरह में भी। तो ये आपको ग्रे लिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो यहाँ पे आपका ये काम होगा। तो ब्लैक लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो ये हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एंटी जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये काम तो हो ही रहा है भर भर के, काउंटर टेररिज्म में भी आपका यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, तो जो कंट्री यहाँ पे आपको ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज देखने को मिलेगा उनकी इकोनॉमिक सेंक्शन हो जाती है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर IMF हो गया, उनके द्वारा इनको जो है पैसे नहीं दी जाती है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ जो है FATF मेंबर स्टेट के द्वारा जो है इनके अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटिव मेजर्स लिया जाता है कि इनके साथ ट्रेड नहीं करना है, इनके साथ जो है कोई सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है। आज की डेट में करंट अगर FATF ब्लैक लिस्ट अगर देखें तो इसमें 2 कंट्रीज़ है, जैसे कि ईरान है और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जो है आपका ग्रे लिस्ट में है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं assisting jurisdiction in financial provision of the United Nations Security Council Resolution on Terrorism। तो यहाँ पे FATF जो है इनके द्वारा एक रेंज ऑफ टूल को डेवलप किया गया है, गाइडेंस यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिससे कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे पता लगाया जाए और कैसे पनिश किया जाए और कैसे रोका जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपका एक टूल को डेवलप किया गया है। सबसे पहला क्या है कि कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है जिससे कि मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प होगा। सबसे पहला यही है कि कैसे टेररिज्म है आपका एक्सेस किया जाता है उसको समझना है, साथ ही जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अनेबल करना है, नॉन फिनेंशियल बिजनेस को अनेबल करना है, प्रोफेशन को अनेबल करना है कि वो यहाँ पे जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको डिटेक्ट कर सके। साथ ही एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाना है जिससे कि जो भी फंड आपका आ रहा है जा रहा है इस तरीके से टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो उसको फ्रीज कर सके। साथ ही यहाँ पे जो है अब्यूज़, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें तो किसी भी तरीके का अगर यहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है तो उसको रोकना है, कंट्रोल करना है। अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कैश वगैरह का, साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भी क्रिएट करना है जिसके थ्रू वो यहाँ पे टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको कलेक्ट कर सके और एनालाइज कर सके। ठीक है, तो ये जुरिस्डिक्शन है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें कि टेररिस्ट फंड जो है ना वो यहाँ पे ऑपरेशन में होता है। टेररिस्ट को यहाँ पे फंड की ज़रूरत होती है अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि डे टू डे जो है ऑपरेशन जो हो रहा है टेररिस्ट सेल का उसको सपोर्ट करने के लिए जो है उनको पैसे देना पड़ता है टेररिस्ट को। साथ ही कुछ वेपन्स खरीदने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेपन्स इलीगल तरीके से खरीदा जाता है तो वो कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है। ब्लैक में खरीदते हैं, जैसे कि आप लोग मूवी टिकट खरीदते होंगे, पहले ब्लैक में चलता था, तो वो चीज़ आज के भी डेट में देखने को मिलता है। तो वेपन्स खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना उनको भारी अमाउंट में पैसे देने पड़ते हैं। फाइनेंस करना होता है जितने भी टेररिस्ट हो, ट्रेनिंग कैंप को जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है टेररिस्ट को तो उसको भी फाइनेंस करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे पब्लिशिंग करनी होती है, टेररिस्ट का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए पैसा देना पड़ता है। न्यू टेररिस्ट है उनको फाइनेंस करना पड़ता है, उनको रिक्रूट करने के लिए फाइनेंस करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी स्ट्रेंजर है उनका जो माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके पहले उनको पैसा दिखाया जाता है। जो पैसे के लालची होते हैं, जो पैसे शायद जिनको पैसे की कमी है या फिर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई मजबूर भी होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजबूर होते हैं, पैसे की कमी की उनको देखने को मिलता है, तो उनको पैसा का लोभ देकर जो है ना उनसे इस तरीके का गलत काम कराया जाता है, तो ह्यूज मनी उनके भी पास फेंकना पड़ता है। तो इस तरह ये सारा काम है जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आता है। अब सोर्स अगर हम लोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग का देखें तो वो यहाँ पे लेजिटिमेट फंड से भी रिलेटेड वेरी करता है, जैसे उनको डोनेशन वगैरह भी मिलता है या फिर कुछ चैरिटी से उनको मनी वगैरह भी मिलता है। इससे लेकर उनका अनलॉफुल फंड है, जैसे कि आप
आप देखो कि ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोग का जो ड्रग्स वगैरह है वो गलत तरीके से आपका खरीदा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ब्लैक मनी आपका वाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है, स्मगलिंग किया जा रहा है, इलीगल आर्म्स ट्रेडिंग हो रहा है। तो इन सारे तरीक़ों से भी उनको पैसा मिलता है, साथ ही अच्छे तरीक़ों से भी पैसा मिलता है। कोई डोनेशन भी दे रहा है या फिर कोई चैरिटी में मनी अगर दिया जा रहा है, उससे भी यहाँ पे टेररिस्ट को पैसे मिलते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो कि यहाँ पे जो है आपका सोर्सेज़ ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा आज की डेट में न्यूज़ में है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इससे क्वेश्चंस आपका बन सके। ओके, सो काफ़ी अच्छी आर्टिकल्स थी, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चला होगा। तो आई होप कि आपको ये सिक्योरिटी वाली लेसन अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब काफ़ी कम टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो आपका न्यूज़ इन शॉर्ट है, उसको भी कंप्लीट करा दूंगी, और साथ ही आपका जो है गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।